मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है बेसल थर्ड्स इन इंटरनेशनल एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट। पेज नंबर 238 पे देखेंगे आप। और मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ नॉलेज और समरी दे के बताऊंगा कि किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है क्लास, क्योंकि इस क्वेश्चंस में इस चैप्टर में आपके 10 क्वेश्चंस पूछ रहा है वो, और इन 10 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मेरे एक ही लेक्चर से सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूटी के साथ समझना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना पड़ेगा क्लास। और इसके पहले मैंने आपको 2-3 टॉपिक्स जिसमें बेसल, कैपिटल एजुकेशन नॉर्म्स, ये मैंने करा चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि वो टॉपिक आपने पढ़ा होगा। पिछला चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और इसके पहले जो है नॉन परफॉर्मेंस एसेट का चैप्टर आपने पढ़ा है। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि बेसल्स इंडिया के लिए रिक्वायरमेंट है या नहीं है। बेसल के आने से इंडिया की सिचुएशन, इंडियन बैंक के लिए क्या डिफिकल्टीज आने वाली है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं और उसके क्या नॉर्म्स हैं, और इंडिया में कब से लागू किया गया और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी इंडियन बैंकिंग पे। तो मैं इसके पहले ब्रीफ में जाने से, डेप्थ में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आपको फिर से ब्रीफ नॉलेज देते हुए फिर हम एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातों को डिस्कस करेंगे क्लास। सो बस आपको हर पॉइंट को समझना है क्लास। जैसा कि आपको पहले भी डिस्कस किए थे कि इंडियन की जो सिचुएशन है इंडियन बैंक की 1991 में 2008 में जो भी क्राइसिस आया था उसके पीछे रीजन क्या थे, और रीजन ये था कि इंडिया की सिचुएशन में ये थी कि हमारे यहाँ जो कैपिटल एजुकेशन नॉर्म्स था वो था ही नहीं, बहुत कम था। CRR SLR बहुत हाई लेवल पे रखा गया था यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ही सेंट्रलाइज्ड पावर हाथ में होती थी, यानी कि RBI के पास नहीं होती थी, वो गवर्नमेंट के पास होती थी चेंज करने का। दूसरी बात कि यहाँ पर कोई रिस्क बेटर मैनेजमेंट नहीं था, डिफॉल्टर केसेस ज़्यादा होते थे, और बैंकों के पास जो कैपिटल होती थी इतनी सफिशिएंट कैपिटल नहीं होती थी। जब डिफॉल्टर हो जाता था तो बैंक फेल हो जाते थे, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता था। तो इसी बात को लेकर के जब 2008 में वर्ल्ड में मंदी आई, इसके पहले 1991 में क्राइसिस आया, तो उसको लेकर के बेसल शहर में इंटरनेशनल बेसल क्या होती हैं, बैंकिंग इंटरनेशनल सेटलमेंट कमेटी ने बेसल नॉर्म बनाए। बेसल नॉर्म फर्स्ट सेकंड नॉर्म्स आपने पढ़ा। फर्स्ट बेसल क्या था, सेकंड बेसल क्या था, और हाल ही में रिसेंटली जो है थर्ड बेसल लाएगा और फोर्थ बेसल की बात चल रही है। लेकिन ये बेसल है क्या यार, बेसल का ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसल के मेन फंक्शन क्या है, मेन उसके फीचर क्या हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। फिर हम थोड़ा सा कंपेरेटिव डिस्कस करेंगे कि बेसल सेकंड और बेसल थर्ड में क्या डिफरेंस है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन बैंकिंग के लिए क्या इंडिया में कब अप्लाई किया गया, इंडिया के बैंकिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास। तो थोड़ा सा हम जनरली आपसे डिस्कस कर लेते हैं बेसल क्या है। बेसल नॉर्म इज इंपॉर्टेंट ग्लोबल नॉर्म है, सेट एट द कॉमन स्टैंडर्ड बैंक अक्रॉस द कंट्री। किसी एक कंट्री के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड की हर कंट्री के लिए था कि जो भी उसका मेंबर है उसको ये फॉलो करना पड़ेगा। RBI हम उस बेसल के मेंबर हैं, तो उस कमेटी के मेंबर हैं, तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। और बेसल दैट्स व्हाई देयर आर ग्लोबल नॉर्म कॉल्ड इट द बेसल नॉर्म, क्योंकि बेसल शहर में था बेसल नॉर्म बोला गया। इट इज ए कॉमन स्टैंडर्ड फॉर द अक्रॉस द कंट्री की बात करता है। द मोस्ट रिसेंट नॉर्म इज कॉल्ड बेसल थर्ड, और इसका इम्प्लीकेशन इंडिया में 2019 में किया गया क्लास। और इसके जो इफेक्ट ऑफ लॉट्स ऑफ इफेक्ट बैंकिंग सेक्टर पे हो रहा है उसको हम डिस्कस थोड़ी देर बात करेंगे, क्या डिस्कस हो रहा है। अगर हम बात करें क्लास दूसरे की व्हाई नीड बेसल नॉर्म की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो बेसल नॉर्म की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी कि बेसल नॉर्म देयर इज मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेसल का, बेसल चाहता क्या था।
बेसल किसी का एंगेस्ट नहीं है। वो हर कंट्री में ये चाहता है कि बैंकिंग के प्रति लोगों का विश्वास, बैंकिंग के प्रति लोगों का ट्रस्ट बना रहे, क्योंकि अगर बैंक फेलियर हो जाएगा तो पूरी इकोनॉमी फेलियर हो जाएगी। तो इस करके मेन ऑब्जेक्टिव था बैंकिंग का कि मेक टू बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग इनफ टू withstands economic and financial crisis stress, reduce the risk of system। जो भी बैंकिंग सेक्टर का रिस्क है, और रिस्क चाहे वो ऑपरेटिंग रिस्क हो, चाहे मार्केट रिस्क हो, चाहे वो डेट रिस्क हो, सभी रिस्क को कम करने की बात करता है। और इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी ऑफ बैंक, बैंकों की ट्रांसपेरेंसी से इम्प्रूव होगी। ये मेन ऑब्जेक्टिव था नॉर्म्स लाने का बेसल का। थोड़ा सा और जाते हैं क्लास कि बेसल थर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो पहला है कि वो चाहता है कि एक कैपिटल एडुकेसी रेशो हो। अब कैपिटल एडुकेसी रेशो को मैं बहुत डेप्थ में आपको पढ़ाया हूं कि कैपिटल एडुकेसी रेशो क्या होता है। वो रेशो जो रिस्क वेटेड एसेट के कंपेयर में रखना पड़ता है, और उस कैपिटल में दो तरह की कैपिटल इन्वॉल्व होती है, टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल क्या होती है, बहुत ज़्यादा लिक्विड होती है, जिसको हमें कह सकते हैं कि जो कंपनी की इक्विटी होती है, जो शेयर होता है, वो उसका टीयर 1 कैपिटल होता है जो कि डिस्क्लोज होता है। और जो अनक्लोज होता है वो टीयर 2 कैपिटल होती है, जिसमें बैंक की अपनी कुछ अलग से एसेट रखना पड़ता है। टीयर 2 कैपिटल मिलाने के बाद ये होता है कि उसके पास जितनी कैपिटल है, यानी कि जितने पास एसेट्स है, और बैंक ने जितना उस एसेट्स पर जितना मार्केट में लोन्स प्रोवाइड किया है, चाहे कार लोन हो, चाहे होम लोन हो, कहीं भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर हर इन्वेस्टमेंट पर रिस्क कितना है, और उस रिस्क को जब टोटल करने के बाद अपने कैपिटल से डिवाइड करता है तो उस कैपिटल एडुकेसी रेशो निकलता है। और अगर कैपिटल एडुकेसी रेशो कम है तो इसका मतलब होता है कि बैंक को अपनी कैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि कुछ नॉर्म्स बनाया है। दूसरा है कंप्रिहेंसिव सेट ऑफ द रिफॉर्म मेजर स्ट्रेंथ ऑफ बैंकिंग सेक्टर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, पहला ऑब्जेक्टिव था कि एक कैपिटल एजुकेशन नॉर्म्स हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव था बैंक का कि कंप्रिहेंसिव जो है सेट द रिफॉर्म करें, एक प्रॉपर रिफॉर्म हो, स्ट्रेंथ आए पावर है बैंकिंग का। तीसरा था क्लास कि स्ट्रेंथ द ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोज, बैंकों की ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और डिस्क्लोज करे, हिडन कास्ट ना रखे किसी। दूसरा है इंप्रूव द बैंकर स्टेबिलिटी अक्रॉस द शॉक्स अकॉर्डिंग द फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेस। जब भी इकोनॉमिक स्ट्रेस आता है, इन्फ्लेशनरी रिसेशनरी सिचुएशन आती है, उस केस में बैंक ही मेन होता है, क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसके थ्रू चलती है, कमर्शियल बैंकों के थ्रू चलती है। और अगर बैंक फेल हो जाएगा तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है क्लास कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी को सक्सेस करना है तो बैंकिंग के अंदर जो है इकोनॉमिक स्ट्रेस ना आने पाए, उस स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव बेसल का था कि पूरी इकोनॉमी में, पूरे वर्ल्ड में जो है एक जो है ट्रस्ट बने, लोगों का विश्वास बने बैंकों के प्रति, अदरवाइज बैंक फेलियर हो जाता है। एक और बात कर लेते हैं क्लास कि व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ बेसल थर्ड के मेन फीचर क्या थे। अगर हम मेन फीचर की बात करें तो सबसे फीचर यही आ जाएगा क्लास कि रिवाइज्ड किया है। बेसल थर्ड की बात कर रहा हूँ, बेसल फर्स्ट सेकंड कुछ और था, बेसल थर्ड में रिवाइज्ड किया है। मिनिमम जो है टीयर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट किया है, बेटर कैपिटल क्वालिटी को बेटर कर दिया है उसने। मैं एक एक चीज बाद में डिस्कस करता हूँ अभी आपसे। और लेवरेज रेशो इंक्रीज कर दिया है, इंक्लूड किया है लेवरेज रेशो एंड क्वालिटी रेशो। और जैसा कि इसने काउंटर साइकिल बफर्स और जो है काउंटर साइक्लिंग कैपिटल कंजर्वेशन बफर स्टार्ट किया है। ये सारे जो रेशो है, मतलब एक तरह से बेसल थर्ड के कुछ फीचर हैं, क्योंकि ये बेसल 8, बेसल सेकंड और बेसल फर्स्ट में नहीं थे। बेसल सेकंड में कैपिटल कंजर्वेशन बफर आपको बता चुका हूं कि कुछ ऐसी कैपिटल भी बैंकों को रखनी पड़ेगी जो कैपिटल एजुकेशन नॉर्म्स के अलावा होगी। जैसे इंडिया में है कि इंडिया में अगर कैपिटल एजुकेशन नॉर्म है 9% रखना है तो आरबीआई उन बैंकों को बोलता है भैया कि 2% आप अलग से रखो अपने पास कंजर्वेशन बफर, क्योंकि भरोसा नहीं है
तो यानी कि दो जो ये रखता है, अलग से रखता है कि कभी भी बैंक रन करे तो उसको कवर कर ले, वो कंजर्वेशन बफर होता है। ऐसे साइक्लिंग बफर होता है कि अगर अप डाउन आता है तो कितना बफर स्टॉक रखेगा अपने कैपिटल के पास। इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, एक रिस्क को मैनेजमेंट कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई है। रिस्क क्रेडिट कैसे मैनेजमेंट करेगा, तो कहने का मतलब है कि बेसल थर्ड में कुछ नए नए फीचर्स इन्वॉल्व किए गए, जैसे टीयर 1 को इन्वॉल्व कर दिया गया है, लेवरेज रेशियो इंक्रीज कर दिया गया, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट ला दिया गया, कंजर्वेशन बफर और स्टॉक बफर ला दिया गया। बेसिकली इसके 3 पिलर है कहा जाता है। 3 पिलर में क्या होता है कि एक में क्रेडिट रिस्क, लेवरेज रेशो और एक कंजर्वेशन बफर रेशो, ये सब इंक्रीज कर दिया है क्लास। तो इसको हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। देखो सबसे बड़ी बात की आपको बता देना चाहता हूँ क्लास, बड़ी कन्फ्यूजन रहती है आपको कि सर कैपिटल क्या होती है, एसेट्स क्या होता है, और एक बात आपको लगता है कि डिपॉजिटर का जो पैसा होता है वही आप एसेट समझ लेते हैं। ठीक है, नहीं, आपको बताता हूँ, जितना भी उसके पास पैसा है वो उसका कैपिटल नहीं होता है। कैपिटल क्या होती है कि क्लास जो लोन्स और इन्वेस्टमेंट है वो उसका एसेट्स है। लोन एंड इन्वेस्टमेंट जो है उसका एसेट होता है, और जो डिपॉजिटर रखते हैं वो उसकी लायबिलिटीज होती है। जो भी बैंक में डिपॉजिट पैसा होता है वो उसकी लायबिलिटीज होती है, बैंक को देना ही पड़ता है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट किया है और जो लोन्स दिया है वो उसका क्या होता है, एसेट होता है। अब टोटल एसेट का मतलब है कि लोन्स दिया, जैसे बैंक ने कार लोन दे दिया है, कुछ हाउस लोन दे दिया है, कुछ उसने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कुछ उसने जो है बॉन्ड परचेज कर रखा है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट उसका है और उस पर कितना रिस्क है। जैसे आपको बताए थे कि कार लोन का कितना रिकवरी होने की उम्मीद है, या हाउस लोन पर कितना रिकवरी आने का रिस्क है। ठीक है, या बैंक अगर गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी है, उसने ट्रेजरी बिल परचेज कर रखा है तो वो रिस्क फ्री मार्केट है, तो वहाँ तो कोई रिस्क नहीं है। तो इन सब रिस्क को जोड़ने के बाद ये रिस्क वेटेड एसेट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये जितना भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ उसका एसेट्स हो गया क्लास। ठीक है, और फिर क्या करेगा, उस एसेट्स में से जितने भी डिपॉजिटर यानी कि लायबिलिटीज को माइनस कर देगा, तो जो बचेगा पैसा वो उसका क्या है, खुद का कैपिटल है। खुद का कैपिटल है। और खुद का कैपिटल क्या होता है, वही जो इक्विटी होता है, जो स्टार्टिंग में शेयर होल्डर होता है वही उसका, वही क्या होता है, वही उसकी कैपिटल होती है। जैसे करंट में क्या है कि एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में 51% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, बाकी 49% क्या है, उसमें शेयर होल्डर हैं, उसमें आप भी शेयर होल्डर हो सकते हैं, या रिलायंस है, टाटा है, इन सब ने एसबीआई के पैसे शेयर होल्डिंग कर रखा है। तो बैंक एक कंपनी है, वो भी शेयर होल्डिंग करती है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि सबको मेंबरशिप दे देती है। तो इस तरह से उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, तो एसेट्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो गया। और क्या कहते हैं क्लास कि जो एसेट्स में से माइनस डिपॉजिट कर देंगे तो जो निकलेगा उसका कैपिटल हो जाएगा। अच्छा, अगर वो कैपिटल्स रिडक्शन हो जाता है, मतलब जितना लोन्स दिया है रिस्क वेटेज जैसे ज़्यादा है, और लोन जैसे मान को 7.8 लोन है, 7 करोड़ का उसका रिस्क है और उसके पास 5 करोड़ की कैपिटल है, तो यार 2 करोड़ रुपए क्या हो गया, 2 करोड़ रुपए उसको और चाहिए, और 2 करोड़ रुपए नहीं है तो इसी को बोलते हैं कि आपको 7 करोड़ रुपए रखना ही रखना पड़ेगा बैंक को। रिस्क है 7.7 करोड़ का, तो अगर वो नहीं है उसके पास तो उसे बोलते हैं कि मेंटेन नहीं कर पा रहा है। अब उसको मेंटेन करने के लिए उसके कैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि उधार लेना पड़ेगा। उधार कौन देगा, गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब, मेरा मतलब यह है कि बैंक फिर फेलियर हो जाएगा। तो बैंक फेलियर मीन्स लॉस द एसेट्स माइनस डिफॉल्टर बाय द बारोवर क्रेडिट रिस्क। देखो बारोवर है जो क्रेडिट रिस्क है वो डिफॉल्ट हो जाता है, या फिर क्या होगा, जब बैंक फेलियर हो जाता है क्लास, तो तीनों चीज़ें होती हैं। क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क हो जाता है, मार्केट रिस्क चला जाता है, और क्रेडिट रिस्क, तीनों तरह का पैसा डूब जाता है, तो इसे बोलते हैं बैंक रन कर जाता है। इस केस में लोग बैंक से पैसा निकालने आते हैं तो बैंक का तो ताला लग जाता है, लोगों का बैंक का विश्वास घट जाता है। इसीलिए बेसल थर्ड ने बोला कि हर बैंक को भागने से पहले उसके पास इतना कैपिटल एडुकेशन नॉर्म होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए कि वो जनता के पैसे को वापस कर दे, क्योंकि लोगों का विश्वास बैंक पे बना रहे। तो ये कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इसीलिए बेसल थर्ड ने कुछ
कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए बात करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, बेसल थर्ड्स के रूल्स क्या हैं। तो आफ्टर द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस देयर वाज ए नीड टू अपडेट द बेसल नॉर्म्स टू रिड्यूस रिस्क द बैंकिंग सिस्टम, फर्दर बैंकिंग के लिए। और क्या किया उसने, बेसल थर्ड में नॉर्म्स ओनली कंसीडर करता है किस तरह से रिस्क क्लास, रिलेटेड रिस्क ऑफ क्रेडिट, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशन रिस्क की बात करता है। अब इसको हम और आगे चलते हैं। एक और बताया था आपको लेवरेज रेशो क्या होता है। लेवरेज रेशो बताया था कि बैंक कैन क्वालिटी टू डेप्ट लाइक अदर कंपनीज, ठीक है, जैसे बैंक है कैन आल्सो क्वांटिटी टू डेप्ट लाइक अदर कंपनीज, जैसे और कंपनी क्या करती हैं, लोन्स लेती हैं, तो बैंक भी तो लोन लिया हुआ है। किससे लिया हुआ है, पब्लिक से लोन लेती है और उसको फिक्स इनकम पे पैसे देती है। अगर बैंक फेल हो जाएगा तो पब्लिक क्या करेगी, यानी कि अगर आप बैंक में एफडी करते हैं इसका मतलब आपने बैंक को लोन दिया हुआ है और बैंक आपको पर मंथ आपको इंटरेस्ट दे रही है। और अगर इस केस में अगर बैंक रन कर गया तो आपकी इनकम तो गई परमानेंट। तो इसका मतलब होता है कि जितना आपने डेट लिया हुआ है लोगों से, मार्केट से, बॉन्ड मार्केट से पैसा लिया हुआ, उतना आपको रखना पड़ेगा। लेवरेज रेशो सिस्टम अमाउंट बैंक वांट फर्दर दिस कॉल द लेवरेज रेशो, आप समझ गए होंगे। हम अगली बात करते हैं क्लास, लिक्विडिटी की बात करता है। तो लिक्विडिटी इज मनी दैट इन्वेस्टेड टू द एसेट लाइक द इक्विटी एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। लिक्विडिटी समझते हो कि बैंक को लिक्विडिटी क्या होती है यार, बैंक के पास जो पैसा है वो कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जैसे कैपिटल इज मनी दैट इन्वेस्टेड टू एसेट लाइक द इक्विटी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मनी देयरफॉर नॉट। अगर लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि उसको पास लिक्विडिटी कितनी है, तरलता कितनी है। सडनली अगर बहुत सारे कस्टमर पैसा लेने आ गए या लोगों को पता चल गया कि ये तो बैंक डूबने वाला है और फिर जनता क्या करती है, लाइन लगा देती पैसा निकालने के लिए इसके पास, लेकिन उसके पास लिक्विडिटी नहीं है। तो इस केस में उसके पास इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि जितना उसने कस्टमर है उसके एवज में, जैसे CRR SLR रखता है वैसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आपने सुना होगा, या रेपो रेट, रिवर्स रेपो सुना होगा। ये सब क्यों होता है, क्योंकि लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए होते हैं बैंक की। लेकिन उसके पास कुछ और भी लिक्विडिटी रखने की बात करता है, ये बोलता है कि कुछ अलग से रखना पड़ेगा। इसी में होता है जैसे आपने बताया कि देयर इज मेजर्ड बाय द लिक्विडिटी कवरेज रेशो, CLR रेशो द लिक्विडिटी मैसेज, ठीक है। यानी कि ड्यूरिंग 30 डे मतलब आउटफ्लो में पिछले एक महीने के हम देखते हैं कि बैंक नेट आउटफ्लो देखा जाता है कि पिछले 30 दिन में बैंक के पास कितनी लिक्विडिटी है, मेंटेन है, ठीक है। तो इसके बोलते हैं क्लास लिक्विडिटी रखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन नया आता है क्लास जो कि आपकी रीडिंग्स में है, देख लेना। दो बातें और बताता हूं कि कंपैरिजन करना है द कैपिटल रिक्वायरमेंट अंडर द बेसल सेकंड और बेसल थर्ड में हम कंपैरिजन करने की बात करते हैं। तो देखिए पहला सिंपल सा क्लास कंपैरिजन है कि रिक्वायरमेंट क्या था कि मिनिमम रेशो टोटल कैपिटल रिस्क वेटेज एसर कितना था, अंडर बेसल 8 में 8% था और बेसल थर्ड में 11.5 50 कर दिया है। और मिनिमम रेशो ऑफ कॉमन इक्विटी 2% रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें है बेसल थर्ड में था 4.5 to 7% के बीच में रखना पड़ रहा है। टीयर 1 कैपिटल्स 4% होनी चाहिए और जो है टीयर 1 कैपिटल ऑफ रेसिडेंस का 2% था। पहले सिर्फ यही नॉर्म था, लेकिन अभी क्या कह सकते हैं कि ये 5% कर दिया है टीयर 1 पे, और टीयर 1 का जो कैपिटल ऑफ रेसिडेंस 5% है और कंजर्वेशन बफर एक ला दिया है जो कि 2.50% है। 2.5% कंजर्वेशन बफर जो है रखने की बात कर रहा है बेसल 2 में। तो यही डिफरेंस है, क्योंकि कंजर्वेशन बफर जो है और टीयर 2 का जो रेशो है ये चेंज कर दिया, और जो है मिनिमम जो है कैपिटल एडुकेसी रेशो भी चेंज कर दिया, 11.50% कर दिया। ये चेंजेस थे, और भी इसको बहुत सारा लेवरेज रेशो ला दिया, और काउंटर बफर, साइक्लिंग बफर जो है 0 से लेकर 2.50 तक रख दिया, जबकि ये बेसल सेकंड में नहीं था। सॉरी क्लास, तो इसको आप समझ लेना। अगर आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बेसल सेकंड एंड बेसल थर्ड में, तो आप ये 4-5 पॉइंट आप डिस्कस कर लेना कि यही 4-5 पॉइंट थे जो मेनली डिफरेंस था। अब बात आती क्लास कि अगर हम बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में,
क्योंकि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या किया कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंट्रोड्यूस किया नॉर्म्स 2003 में। इसके बाद थर्ड जो लागू किया है मार्च 2019 में गवर्नमेंट इसको लागू कर दिया है। 1 अप्रैल 2013 से इंडिया फेज चला और देयर विल फर्दर अडॉप्ट बाई 31 मार्च 2019 तक, ठीक है। और 1 अप्रैल 2019 से 1 मार्च थर्ड लागू कर दिया है, ठीक है। 31 मार्च यानी कि 1 अप्रैल 2019 से थर्ड लागू कर दिया है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो बेसल थर्ड इंडिया में इम्प्लीकेशन हो चुका है। अब बड़ी बात आती है क्लास कि अगर इंडिया में बेसल थर्ड अप्लाई हो चुका है तो क्या इम्पैक्ट आने वाला है हमारी इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे, ये अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें मेन पॉइंट आप कवर कर लीजिए क्लास। एक तो बात करेंगे हम प्रॉफिटेबिलिटी की, ठीक है। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, तो क्या इससे बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी या प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, ठीक है, ये हम बात करेंगे। दूसरा है कैपिटल एक्विजिशंस, कैपिटल को किस तरह से उसको मैनेज करना पड़ेगा बैंकों को। तीसरा है लिक्विडिटी को नीड हो जाएगी, हर बैंकों को लिक्विडिटी मेंटेन करना पड़ेगा जैसे कि नॉर्म्स है। लिमिट ऑफ लेंडिंग, सबसे बात है कि जो लिमिट ऑफ लेंडिंग है वो भी चेंज हो जाएगी, यानी कि बैंकों को अपनी एक लिमिट से ही आप उधार दे सकते हैं, पहले ऐसा नहीं रहेगा क्योंकि उसको कैपिटल एडुकेशन नॉर्म के अकॉर्डिंग मेंटेन करना पड़ेगा, रिस्क को मार्केट में देखते हुए वो लोन देना पड़ेगा। बैंक कंसोलिडेशन होगा, इस केस में क्या होगा कि अगर बैंक रन नहीं कर पाएगा, बैंक फेल हो जा रहा है, तो इस केस में जो है बैंकों को कंसोलिडेशन, मर्जर, इक्विजिशन की बात आ सकती है। प्रेशर ऑफ यील्ड ऑफ एसेट्स, अब बहुत ज़्यादा बैंकों को प्रेशर होगा कि वो यील्डिंग कैसे अपनी बढ़ाएं। प्रेशर ऑन द रिटर्न ऑफ इक्विटी, इक्विटी को कैसे करेगा वो, मतलब इक्विटी पर जो रिटर्न आने वाला है, दो तरह होता है। एसेट आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो उसका जो नॉन परफॉर्मेंस एनपीए दो तरीके से आता है, उसके एसेट्स पर एनपीए बढ़ रहा है और जो है उसका जो इक्विटी है उसका भी रिटर्न कम आ रहा है। तो इक्विटी का रिटर्न और जो है एसेट्स का रिटर्न अगर कम आता है तो प्रेशर होगा कि वो जो है उसके रिटर्न्स को बढ़ाए, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी। अगला है स्टेबिलिटी इन बैंकिंग सिस्टम, उसे बैंकिंग सिस्टम को स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा, तो ये उसका इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेन चैलेंजेस, तो अगर इसी इम्पैक्ट को हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दें तो हम बोलेंगे कि ये चैलेंजेस इंडियन कंट्री के लिए, इंडियन कंट्री के जो डेवलपिंग इंडियन है, यमन की जितने भी अंडर डेवलप कंट्री हैं उनकी भी सबकी यही प्रॉब्लम है। जैसे इंडिया भी एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्री के लिए ये नॉर्म्स को फॉलो करना बहुत बड़ा टास्क हो चुका है बैंकों का, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लास इंडिविजुअल कि व्हाट आर द चैलेंजेस। अगर कंप्लीटली हम बात करें तो बेसल थर्ड नॉर्म नॉट एट द लाइक टास्क इन इंडियन बैंक, बहुत बड़ी टास्क है, विच हैव टू इंक्रीज कैपिटल लिक्विडिटी। पहला उसे कैपिटल लिक्विडिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा और रिड्यूस द लेवरेज रेशो रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है इट इज इफेक्ट हो सकता है प्रॉफिट मार्जिन, उसका इफेक्ट हो सकता है। रिड्यूस देयर कैपेसिटी ऑफ लैंडिंग मनी, जैसे आपको पिछले बताया मैंने अभी आपको, और इसको रिजर्व रेशो को, नॉर्म्स को, सीआरआर एसआरआर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये बैंकों के सबसे बड़ी चैलेंजेस है यार, क्योंकि बैंक इजी तरीके से ना ही काम कर पाएगा, अब उसको हर चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो मार्केट में सस्टेन कर सके, उसका रिस्क कम हो सके, उसके एनपीए कम हो सके। तो इसका बेसिक थर्ड तो लागू किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत कैपिटल फार्म, उसके लिए जो मेन टास्क है कैपिटल को मेंटेन, और इंडिया के पास कैपिटल फार्मेशन पता है क्या बैंकों की हालत क्या है। सबसे पहले बात है कि एसेट्स क्वालिटी। अब एसेट्स क्वालिटी समझते क्लास, एसेट की उसके पास किस तरह से एसेट्स है, आपने अंडरलाइंग एसेट पढ़ा होगा बैंक, तो अंडरलाइंग एसेट क्या क्या होते हैं आपको पता है। तो यानी कि सबसे बड़ी बात है कि बैंकों का प्रॉब्लम है कि वो अपनी एसेट्स को कैसे मेंटेन करे। एसेट्स क्या होता है, लोन्स कितना दिया हुआ है, इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, शेयर मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो बैंकों को अब ये सोच समझ कर अपना जो है एसेट क्वालिटी चेंज करना रखना पड़ेगा कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें वो। और अगर वो सिस्टमेटिक रिस्क या अनसिस्टमेटिक रिस्क समझ लीजिए, जैसे अब डिमोनेटाइजेशन होगा तो बैंक क्या करेंगे भैया, या अभी कोरोना आ गया तो इससे बैंक क्या करेंगे, सबने घटा दिया है, एसएलआर सीआरआर घट गया है, आपका रेपो रेट रिवर्स रेपो घट गया है, यानी कि होम लोन का रेट घट गया है, ठीक है।
कार लोन कम कर दिया है, सब इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। तो वो आपके पैसे पर भी तो एफडी पर आपको कितना परसेंट दे रहा है, 5% एफडी पे दे रहा है जहाँ पर 8% था। आपका सेविंग रेट पे 3% मिल रहा है भैया। 1 लाख रुपए जमा कीजिए, 1 साल के लिए तो आपको 3,000 रुपये देगा। क्या होगा? कहने का मतलब अगर इस केस में हमारा कहना मतलब कि एसेट्स को उसे अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बनाना पड़ेगा, और प्रोबेबिलिटी है कि उसका लेवरेज, उसका जो रेशियो है मेंटेन रहे। तो बहुत ज़्यादा ना डेप्थ करके समझ लेना कि व्हेन द बारोवर अनेबल टू पे बैक एंड बैक मेक्स द लोन्स मोर फ्लेक्सिबल एंड द पेड बैक ओवर द लॉन्गर पीरियड टाइम। तो रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। कुल मिला के मेरा सिर्फ यहाँ पर है कि उसे अपना कैपिटल एजुकेशन नॉर्म्स मेंटेन करने के लिए सोच समझ के अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है बैंकों के सामने। दूसरा क्लास कैपिटल एजुकेशन नॉर्म्स। पहला मैंने क्या पढ़ा क्लास? कैपिटल एजुकेशन नॉर्म्स उसे मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि अगर बारोवर लैंडर, समझना, तो कैपिटल एजुकेशन आप बार बार डिस्कस कर चुका हूं, आपको बताना हूं। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक सेक्टर के बैंक जो हैं उनको मेंटेन करना है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि प्राइवेट बैंक तो मेंटेन कर लेता है, लेकिन पब्लिक, क्योंकि वो हाई इंटरेस्ट रेट देता है, पहले से ही बना के रखता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर के बैंक ऐसे नहीं है, क्योंकि उनको ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जा करके आप अच्छी तरह से पढ़ लेना इसको। एम्प्लॉय और टेक्नोलॉजी की बात करें, हर बैंक को अपनी टेक्नोलॉजी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, जो एम्प्लॉय हैं रिटायर्ड हो रहे हैं और नए नए एम्प्लॉय आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात हो रही है कि इस एब्सेंस ऑफ मिडिल मैनेजमेंट कुड बी लीड टू द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ बैंक डिसीजन मेकिंग ऑफ प्रोसेस टू, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छी क्वालिटी, अच्छे मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम आपने पढ़ा होगा। एक मैनेजर और एक एजेंट में जो अच्छे अच्छे एम्प्लॉय हैं आपने पढ़ा होगा। तो अगर प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम ना आने पाए, मैनेजमेंट बेटर क्वालिटी का होना चाहिए, एम्प्लॉय को भी खुश करना है और बेटर टेक्नोलॉजी है, तो जो भी हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय हैं अभी उतनी टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, तो बहुत में नए नए नॉर्म्स आ रहे हैं, नए नए रेगुलेशन आ रहे हैं, तो बैंकों के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा टास्क हो चुका है, और किस तरह से वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करें। बैलेंस शीट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो बैलेंस शीट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो कुछ नहीं था, अब हर बैंक को अपना बैलेंस शीट हर 4 महीने बाद, हर 3 महीने बाद मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये एक बड़ा टास्क आ जाएगा। अगला करते हैं कि द रेस ऑफ सेवरल एंड ऑपरेशनल इफिशिएंसी, क्योंकि देखो उनका प्रॉफिट, उनका मार्जिन, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से निकलेगी? उनके जो ऑपरेशनल इफिशिएंसी है, ऑपरेशन आपने कॉस्ट सुना होगा, तो रेस मतलब मार्केट में कंपटीशन हो चुका है और उस कंपटीशन को मेंटेन करना पड़ेगा इफिशिएंसी लाने के लिए। इसको हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं। मीटिंग द इन्वेस्टर एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन बैंकों को कस्टमर और मार्केट में इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग उन्हें एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी मार्केट, आज की कोई भी मार्केट है जहां पर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहां पर इतने रूल्स रेगुलेशन आ गए हैं, तो बेसल नॉन हैज वेरियस कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट विद द बैंक। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो स्टेक होल्डर हैं, कस्टमर एक्सपेक्टेशन है। स्टेक होल्डर क्या होते हैं? हर बैंक के स्टेक होल्डर हैं, जो बैंक की शेयर मार्केट, जो बैंक में पैसा लगा रखे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर है, तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। दूसरी बात कि अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं, कस्टमर में भी सेटिस्फाई होना है, कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है, ठीक है क्लास। तो ये सारे जो पॉइंट थे मैंने आपको ये बताए कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक की कंपटीशन, बैंक की जो मेन ट्रस्ट है उसके प्रति, ये सब लाना बेसल थर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क था। अगर आपसे अब मैं क्वेश्चन बात करूं क्लास की, जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं आपके रीडिंग्स में, पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देयर इज ए व्यू दैट इज द वाज एक्चुअली द रिस्क सेंसिटिव फ्रेमवर्क है। यस, रिस्क सेंसिटिव फ्रेमवर्क है, इसको आप एक्सप्लेन कर देना। दूसरा है हाउ इज बेसल सेकंड थर्ड इम्प्रूवमेंट द ओवरऑल बेसल सेकंड को इम्प्रूवमेंट किया, तो यस आप बता देना। अभी आपको समझा दिया पूरा का पूरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्लास। अगला क्लास है क्लास, ये सारा कुछ बता रखा है, रिस्क लेवरेज रेशियो क्या होता है। अगला क्लास है क्या, व्हाट इज द एडिशनल कैपिटल एंड इंडियन बैंक हैव टू मोबिलाइज द कॉन्फर्म द बेसल सेकंड।
आपको पहले बता दिया कि एडिशनल क्यों रखना पड़ेगा बैंक को, इंडियन बैंक को, क्योंकि वहाँ पर हमारे यहाँ रिस्क ज़्यादा है, और जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है वहाँ पर काउंटर साइक्लिंग बफर और कंजर्वेशन बफर की बात कर रहा है, जो कि इंडियन कंट्री के लिए यानी कि हमारी कंट्री के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। इसको मैंने डेप्थ में नहीं पढ़ा हूँ, आप पढ़ लेना, मैं समझा दिया आपको। अगला है क्लास क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को आप देखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट बेसल थर्ड हर्ट ग्रोथ, क्या बेसल थर्ड ग्रोथ को रोक देगा? आपको क्या लगा? इसका आंसर आप खुद पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग है कि किसी कंट्री की जीडीपी कहाँ पर डिपेंड करती है क्लास? उस कंट्री के बैंकिंग सिस्टम पे, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम क्या करता है? सेविंग मोबिलाइज करता है। सेविंग मोबिलाइज मतलब होता है कि लोगों को सेविंग आती है, वो सेविंग आगे कैपिटल फॉर्मेशन करता है, और कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ होता है? इन्वेस्टमेंट में होता है, और इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट जीडीपी बेटर होता है। नो डाउट कैपिटल हर्ट होगी, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से इसको इम्प्लीकेशन किया जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बैंक अल्टीमेटली बेसल चाहता क्या है? वो चाहता है कि लोगों का जीडीपी, कंट्री में हमारी जीडीपी इकोनॉमी बढ़े, हमारी कंट्री का ग्रोथ रेट बढ़े, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़े, सेविंग बढ़े, कैपिटल लोगों का बैंक के प्रति ट्रस्ट बढ़े, इसीलिए लॉ बनाया। तो नो डाउट कुछ पॉइंट भी ऐसे भी हैं जो कि अंडर डेवलपिंग और डेवलपमेंट कंट्री के लिए चैलेंजिंग टास्क तो है, लेकिन जीडीपी कम भी हो सकता है, बढ़ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा वहाँ पर नॉर्म्स को कैसे अप्लाई किया जा रहा है। इसको आप डेप्थ में पढ़ लेना। थर्ड क्लास, हाउ विल बेसल थर्ड अफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ बैंक, विल द अफेक्ट देयर इंसेंटिव स्ट्रक्चर? तो आपको आंसर मिल गया है, इसका हम क्वेश्चन नहीं जवाब रहे हैं। इसके बाद क्लास अगला है डज इंडिया रियली नीड बेसल थर्ड? बताइए। यस, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडिया में जिस तरह से दो बार क्राइसिस आया, क्या यूएसए में क्राइसिस 2008 में आया था उसके लिए नॉर्म लागू किया गया? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हमें अपनी कंट्री में ग्रोथ, क्योंकि देखो ये सिर्फ एक ही मार्केट की बात नहीं चल रही है, बात हो रही है कि यहाँ पर जो फॉरेनर इन्वेस्टर हैं वो भी तो आ रहे हैं। हमारा फॉरेन मार्केट इसी पर डिपेंड है, हमारी मनी मार्केट कैपिटल मार्केट पर डिपेंड है। अगर मनी मार्केट कैपिटल मार्केट बेटर रन करती है तो और मार्केट ऑटोमेटिकली रन करेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने अपनी मार्केट को, देखो मैं बहुत डेप्थ में जाके पढ़ा रहा हूँ, अपनी मार्केट को स्ट्रांग करना है, डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रांग करना है, तो बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर बैंकिंग सेक्टर प्रॉपर स्ट्रांग हो गया तो मार्केट कभी फेल नहीं होगा और बैंक कभी रन नहीं करेगा, और एक इफिशिएंसी आएगी हर एक सेक्टर में वर्क करने की। मेरा आंसर ये है, आप अच्छी तरह से पढ़ लेना आप क्या कहना चाहते हैं। इससे कंपटीशन बढ़ेगा, इन्वायरमेंट चेंज होगा, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटर होगा, नेट एक्सपोर्ट हमारा बेटर होगा अगर हम इस सेक्टर को सुधार देते हैं तो। क्योंकि जिस तरह से बैंक प्रॉफिटेबिलिटी आएगी तो नो डाउट बहुत अच्छा लोन्स, बहुत अच्छे मार्केट में इन्वेस्टमेंट होंगे। तो इसका मतलब हम अगला कैसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑलरेडी रोल्स, देख लेना क्लास क्या है, कहना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, क्लास का टाइम होगा। व्हाट इज द पोटेंशियल चैलेंजेस ऑफ इमिग्रेशन? क्या चैलेंजेस है इंडिया के लिए? पोटेंशियल चैलेंजेस, काउंटर साइक्लिंग, कैपिटल बफर, क्या चैलेंजेस है भाई? सबसे बड़ी बात इंडिया के लिए चैलेंजेस ये है कि वो कैपिटल एजुकेशन नॉर्म तो पूरा नहीं कर पा रहा है, 9% या 8% या 12%, इसके अलग से भी कैपिटल रखने की बात कर रहा है। और हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए ऑलरेडी बजट डिफिसिट कितना है? गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग उसका, हमारी कंट्री का जो जीडीपी का बजट है, मतलब जो बजट घाटा जो 3% से कम नहीं होना चाहिए, 5.6 चल रहा है। तो एक बात, हमारा बजटी घाटा नहीं पूरा हो रहा है, तो हम अलग से बैंकों के लिए कुछ काउंटर साइक्लिंग बफर या कंजर्वेशन बफर कैसे रखेंगे? इसके लिए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा अलग से पैसा। अब गवर्नमेंट कैसे पैसा देगी बैंकों को, आपको बता रखे थे, उससे कैपिटलाइजेशन करना पड़ता है, और रिकैपिटलाइजेशन करना इंडिया के लिए बहुत बड़ी टास्क है, क्योंकि उसके सामने 2 चैलेंज है। एक तो पहला चैलेंज उसके पास ऑलरेडी डिफिसिट में है, दूसरा चैलेंज है कि वो ट्रेजरी बिल लॉन्च करके उसको दे सकता है, तीसरा होता है कि वो क्या करेगा कि अपने बजट घाटे में से कुछ दे सकता है, चौथा होता है कि जो बैंकों के कैपिटल है, जैसे उसका किसी बैंक में गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें 56% है या 60% है, तो 10% 8% मार्केट में उठा के ले सकता है। तो बहुत बड़ी बात है कि यार हर बैंकों को कैपिटलाइजेशन कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये भी आंसर आपको मिल गया। वाई इज डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेना भाई आप लोग।
और किसने बनाओ, व्हाट इज द कैपेसिटी बिल्डिंग रिक्वायरमेंट द इम्प्लीकेशन ऑफ थर्ड। नो डाउट हमें अपनी कंट्री में एक ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग रिक्वायरमेंट मतलब एक बिल्डअप करने की ज़रूरत है, लोगों को ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इस तरह से मैं सारे आंसर्स आप बहुत डेप्थ में जाके पढ़ लेना, मैं तो शॉर्टकट में आपको चीज़ें बता दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया कि बेसल थर्ड है क्या, नॉर्म्स क्या हैं, क्यों अडॉप्ट किया गया, इंडिया के लिए रिक्वायरमेंट क्यों है, इंडिया को क्या चैलेंजेस करेंगे, क्या उसके प्रॉब्लम्स है और क्या उसको अडॉप्ट करने में हमें क्या फेस करना पड़ा है, ये सारी बातें आपको मैं समझा दिया। उम्मीद करता हूँ बच्चे लोग समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो हम क्लास में डिस्कस फिर से कर लेंगे। थैंक यू। नोट डाउन प्लीज़, इफ़ एनी क्वारी सो प्लीज़ मुझे बता देना आप लोग। थैंक यू।